नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल के इस खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना वर्मा। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि आजकल हिमाचल में नवरात्रों का खूब दौर है और आज देश विदेश से हिमाचल के मंदिरों में नवरात्रों के दौरान विशेष पूजा का खास महत्व रहता है। इन्हीं सभी विषयों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर पंकज ललित, जो कि भाषा एवं कला विभाग के निदेशक हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पंकज, हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि आपके विभाग का क्या उद्देश्य है और आजकल किस तरह से ये काम कर रहा है? जी देखिए, भाषा एवं संस्कृति विभाग जो प्रदेश का है वो हिमाचल प्रदेश की जो बहुत समृद्ध जो संस्कृति है, जो यहाँ की कलाएं हैं, जो यहाँ की भाषाएं हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए काम करता है। और हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। यहाँ इतनी विविधता प्रदेश में है, चाहे वो हम देखें यहाँ की बोलियाँ हैं, चाहे यहाँ के लोक नृत्य हैं, लोक गीत हैं, यहाँ के व्यंजन हैं। आप देखिए कि पूरे प्रदेश में हमारे जो 12 ज़िले हैं, हर ज़िले की अलग अलग अपनी अपनी पहचान है जी। तो उसी पहचान को किस तरह से बनाए रखा जाए, उसका कैसे संरक्षण हो जी, इस सब के लिए हमारा भाषा एवं संस्कृति विभाग काम करता है जी। जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि नवरात्रों का भी माहौल चल रहा है और नवरात्रों के दौरान हिमाचल के मंदिरों में खूब रश देखा जाता है। जी। और इसी संबंध में एक वीआईपी दर्शन स्कीम जो है आपके विभाग ने चलाई है, इस मामले में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी, हमारे प्रदेश में बहुत से मंदिर हैं, हजारों की संख्या में मंदिर हैं। यहाँ का कोई इलाका, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कोई देवता नहीं है, गांव का कोई इष्ट नहीं है। और हमारे यहाँ जो शक्तिपीठ हैं, चाहे वो चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, चाहे नैना देवी है, चाहे ज्वाला जी है, सब जो शक्तिपीठ हैं उन पे बहुत श्रद्धा लोगों की है। तो आजकल नवरात्रों का एक विशेष अवसर रहता है जब सब श्रद्धालु ये चाहते हैं कि वो अपने मंदिरों में जाकर दर्शन कर सकें देवियों के, भगवान के। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी नवरात्रों में हमारे जो शक्तिपीठ हैं, विशेषकर शक्तिपीठ हैं, बाकी मंदिरों में भी लोग जाते हैं, पर शक्तिपीठों में कहीं अधिक संख्या में भीड़ रहती है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो हमारे जो कुल पर्यटक हिमाचल में आते हैं, ऐसा माना जाता है कि लगभग 60% जो यहाँ का पर्यटन है वो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, जो हमारे यहाँ मंदिरों में दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आते हैं। तो हम लोग, हमारा प्रयास रहता है हमारे विभाग की ओर से भी, और जो हमारे मंदिरों में ट्रस्ट बने हुए हैं, हर मंदिर में जो हमारे 36 शेड्यूल्ड टेम्पल्स हैं जो सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं, उन सब में अपने अपने न्यास बने हुए हैं। जो संबंधित उस ज़िला के जो ज़िलाधीश हैं वो उस न्यास के कमिश्नर होते हैं। तो हर मंदिर ट्रस्ट ये कोशिश करता है कि श्रद्धालुओं के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएं, उनको अच्छे दर्शन हों। इसी दृष्टि से एक हमारा जो चिंतपूर्णी का मंदिर है, वहाँ पर हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी, जो ऊना ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अभी उन्हीं की पहल पे एक चिंतपूर्णी मंदिर में एक ये नई योजना शुरू हुई है जिसको वीआईपी दर्शन स्कीम कहा गया है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि हम रोज़ 500 वीआईपी पासेस इशू करते हैं। 1100 रुपये का पास है और उस एक पास पे 5 लोग दर्शन कर सकते हैं। और वीआईपी दर्शन इस तरह से हैं कि उनको, जो इस तरह का पास कोई भी लेता है तो उनको हम पहले वीआईपी लाउंज में बिठाते हैं, वहाँ से एक गोल्फ कार्ट के थ्रू वो लिफ्ट तक जाते हैं, फिर लिफ्ट से ऊपर जाते हैं मंदिर में, और मंदिर में एक स्पेशल दर्शन वो कर पाते हैं। तो इस तरह से रोज़ लगभग 2500
श्रद्धालु इस अभी एक संख्या लिमिट की गई है, 2500 श्रद्धालु रोज़ के वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। 2500 हाँ, और 1100 रुपये, जैसे मैंने कहा कि 1100 रुपये का पास है जिसमें 5 श्रद्धालु कर सकते हैं। और उसमें एक और विशेष बात ये भी है कि जो 65 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए 50 रुपये का पास रखा गया है, और उसमें एक अटेंडेंट की सुविधा भी साथ में दी गई है। अगर कोई बुजुर्ग वीआईपी दर्शन के माध्यम से जाते हैं तो उनको एक अटेंडेंट भी दिया जाता है और वो बहुत बड़े आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो ये योजना बड़ी सफल हुई है। अभी लगभग 2 महीने इसको हुए हैं और पिछले 2 महीनों में लगभग 75 लाख रुपए की आय इससे चिंतपूर्णी माता मंदिर को हुई है, और बहुत अच्छे से श्रद्धालुओं ने इसको एक्सेप्ट किया है। नहीं तो आमतौर पे श्रद्धालु जो लाइन में लग के जाया करते थे वो इस तरह से एक विशेष दर्शन जी। पर्यटन की आपने जैसे बात की कि 60% जो पर्यटन है वो मंदिरों में, और हिमाचल के जो पर्यटन है वो मंदिरों के लिए आते हैं। तो अभी जो आपदा आई थी इससे आपको कोई भी मतलब अभी करंट सिचुएशन में नवरात्रों में किस तरह का जो है आपको देखने को मिला है? क्योंकि जो पर्यटन है वो आने से डर रहा है कि हिमाचल में जो अभी आई आपदा थी उसके कारण। तो अभी आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, देखिए नवरात्रों में हम देख रहे हैं कि बहुत भीड़ मंदिरों में आ रही है, और जैसे पहले श्रद्धालु आते थे उससे भी कहीं अधिक संख्या में आजकल श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। तो जो आपदा आई, एक कारण ये भी है कि जो हमारे जिन स्थानों पे हमारे शक्तिपीठ हैं वहाँ आपदा का उतना असर नहीं हुआ भाग्यवश। तो वहाँ पे श्रद्धालु खूब बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अच्छी मात्रा में अच्छी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो रही है। हिमाचल के मंदिरों में चढ़ावा जो है बहुत लाइमलाइट और सुर्खियाँ बटोरता है। तो ऐसे में चाहे चिंतपूर्णी हो चाहे ज्वाला जी हो, वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि सोना चांदी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो ऐसा भी सुनने में आया है कि विभाग जो है उसी सोना चांदी को सिक्कों में या मूर्तियों में तब्दील करके श्रद्धालुओं के लिए जो है उपलब्ध करवाने की भी कोई सुविधा है। जी जी, जैसा आपने कहा कि हमारे जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनकी हमारे इन शक्तिपीठों में मंदिरों में इतनी आस्था है, वे ज़रूर चाहते हैं कि वो दान स्वरूप मंदिर में कुछ ना कुछ भगवान को चढ़ाएं। तो वो कैश के रूप में भी कर सकते हैं। अब कुछ मंदिर हमारे हैं जिन्होंने ऑनलाइन की सुविधा भी दे दी है दान करने के लिए, कैशलेस वे में। उसके साथ साथ श्रद्धालु सोना भी चढ़ाते हैं, चांदी भी चढ़ा रहे हैं। तो अब एक सरकार की ओर से ये प्रयास हो रहा है कि जो सोना और चांदी इन मंदिरों में चढ़ाया जा रहा है उसका उपयोग अच्छे से हो, और उसको एक सरल तरीके से उसको हम श्रद्धालुओं के उपयोग के लिए ला सकें, या मंदिर में उपयोग के लिए ला सकें, या किसी रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक अभी इसमें काम चल रहा है। हमारे ये भी प्रयास है सरकार की ओर से कि जो हमारे जो एक अधिनियम है और नियम है जो इन मंदिरों को संचालित करते हैं, उन नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाए और उस प्रक्रिया को आसान किया जाए, और ताकि जो भी सोना या चांदी इन मंदिरों में आया है उसको हम वहीं ऐसे रखा ही ना रह जाए, उसका उपयोग हो सके, और उसके जैसे कोई सिक्के बनाए जा सकें, उसकी कोई छोटी मूर्तियाँ बनाई जा सकें, ताकि जो श्रद्धालु हैं अगर एक मेमेंटो के तौर पे उनको ले जाना चाहते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं, वो उसको उपयोग कर सकें। तो किस तरह से उपयोग किया जा सकता है वो सब देखा जा रहा है। तो उसको हम सरकार की ओर से प्रयास है कि आपके विभाग द्वारा एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का भी जो है इंतजाम किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, शिमला में बेंटनी कैसल एक बड़ी ऐतिहासिक एक इमारत है जी। अभी हाल ही में उसका जीर्णोद्धार किया गया, उसका रेनोवेशन किया गया है जी। और ये जो बेंटनी कैसल है ये महाराजा सिरमौर की एक प्रॉपर्टी थी जी, जिसको बाद में प्राइवेट हाथों में चली गई, और 2016 में सरकार ने इसको खरीदा। भाषा एवं संस्कृति विभाग ने ही इसको खरीदा लगभग 27 करोड़ रुपए में, और उसके बाद से लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से इसका रेनोवेशन हुआ है बेंटनी कैसल का। और यहाँ पे एक तो ये प्रस्तावित है कि यहाँ पे एक डिजिटल म्यूजियम बनाया जाए।
अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस का उद्घाटन किया है, रेनोवेटेड बेंटनी कैसल का। अभी तो हम वहाँ एक अलग अलग हमने गैलरीज बनाई हैं। एक डॉक्टर परमार पे एक गैलरी है, एक सत्यानंद स्टोक्स पे एक गैलरी है, गांधी जी इन शिमला, गांधी जी की 10 शिमला में जो यात्राएं हुई उन पे एक गैलरी है, एक स्पीति पे एक गैलरी है। इस तरह से अलग अलग गैलरीज अभी हमने स्थापित की हैं। लेकिन फाइनली इसमें बेंटनी कैसल में एक डिजिटल म्यूजियम की स्थापना होनी है। उसके लिए भारत सरकार की ओर से भी हमें एक राशि स्वीकृत हुई है, उसका भी उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ एक लाइट एंड साउंड शो भी तैयार किया गया है, जिसको रोज बेंटनी कैसल में दिखाया जाता है। रोज वो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। आधा घंटे का शो है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो अभी गर्मियों के वक्त हमारा समय था 8 बजे से 8:30 बजे हिंदी का शो था और 8:30 से 9 बजे तक अंग्रेजी का। फिर जैसे जैसे अब दिन छोटे होते जा रहे हैं, अभी हमने उसका समय रखा है 7 बजे से 8 बजे के बीच, 7 से 7:30 हिंदी का और 7:30 से 8 बजे अंग्रेजी का। अब हम अक्टूबर के अंत में इसको समय को और बदल रहे हैं और ये 6:30 बजे से 7:30 के बीच ये दोनों शोज हुआ करेंगे। तो इन शोज के माध्यम से जो बेंटनी कैसल की ही वॉल है उसी पे ये शो दिखाया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से उसमें बेंटनी कैसल के बारे में भी, शिमला के बारे में भी, शिमला के इतिहास के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो पर्यटक उसको देखने के लिए बहुत आ रहे हैं। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा, हमारे शिमला के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि ज़रूर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए आएँ। 100 रुपये उसका टिकट है, जो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। माल रोड पे भी हमारा गेटी थिएटर है और भी स्थान है जहाँ से अभी ऑनलाइन भी QR कोड के माध्यम से भी टिकट खरीदा जा सकता है। जी, जैसे आपने डिजिटल म्यूजियम की बात की, तो स्टेट म्यूजियम्स भी आपके अंडर है। जी, तो स्टेट म्यूजियम में पांडुलिपियाँ, टांकरी, इन सब के संरक्षण के लिए अभी आपके तरफ से किस तरह के काम चल रहे हैं, क्या किया जा रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। जी, हमारे यहाँ प्रदेश में 4 संग्रहालय हैं, ये म्यूजियम्स हैं। एक तो संग्रहालय शिमला में है, यही बिल्कुल हमारे दूरदर्शन के बिल्कुल पास ही चौड़ा मैदान में, जो राज्य संग्रहालय है 1974 से वो काम कर रहा है। एक संग्रहालय धर्मशाला में है, एक चंबा में है भूरी सिंह संग्रहालय, और एक केलोंग में है लाहौल स्पीति में। तो ये सब संग्रहालय जो हैं इनमें बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स रखे गए हैं। हमारी जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो बहुत कई प्रकार की मिनिएचर पेंटिंग्स हमारे तीनों ही जो संग्रहालय हैं। लाहौल का जो संग्रहालय है उसमें तो ज़्यादातर हमारा जो ट्राइबल आर्ट है, ट्राइबल उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो चीज़ें हैं उनको रखा गया है। तो ये संग्रहालय इस तरह से, वहाँ पुराने कॉइन्स रखे गए हैं और अलग अलग, जैसे शिमला का जो राज्य संग्रहालय है उसमें 26 अलग अलग गैलरीज हैं अलग अलग तरह की। उसमें बहुत सुंदर सुंदर और बड़ी पुरानी पेंटिंग्स हैं, बड़ी बहुमूल्य पेंटिंग्स हैं। एक सेक्शन है जो हमारी जो आर्मी जो काम कर रही उसके लिए डेडिकेटेड है। जी। इस तरह से अलग अलग और बड़े इंटरेस्टिंग है। मतलब कोई भी इन पर्यटक तो जाएं मैं कहूँगा जो लोकल भी लोग हैं, युवा हैं, उनको ज़रूर हमारे इन संग्रहालयों में जाना चाहिए और उनको बहुत अच्छी जानकारी हमारे इतिहास के बारे में और अपने प्रदेश के बारे में जितना ज़्यादा आप जान सकें उतना अच्छा है। हमारा, जैसा मैंने कहा कि हमारा प्रदेश इतनी विविधता लिए हुए है कि आप देखें कि यहाँ चाहे जलवायु की हम बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, सब कुछ इतना कुछ यहाँ इसी प्रदेश में है। तो बहुत बार हम लोग ये होता है कि हम लोग प्रदेश से बाहर जाके चीज़ें देखना चाहते हैं, लेकिन अब प्रदेश के अंदर इतना कुछ है देखने के लिए। तो ये संग्रहालय भी मैं कहूँगा स्थानीय लोग यहाँ जाके देखें तो बहुत बहुमूल्य जानकारी उनको मिलेगी। एक आपने पांडुलिपियों की बात की, तो पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए भी विभाग लगातार काम कर रहा है। हमारा एक तो हमने ये किया है कि पुरानी पांडुलिपियों का हम कलेक्शन, किसी के पास भी कोई पुरानी पांडुलिपियाँ हों तो उनको हम कलेक्ट करते हैं, उनको हम खरीद लेते हैं एक, और उसका संरक्षण करते हैं। एक ये है। एक गुरु शिष्य परंपरा
एक हमारी हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी जो है वो उसकी भी एक स्कीम है गुरु शिष्य परंपरा की, जिसमें कोई भी अगर जैसे कोई पुरानी लिपि जानता है, मान लो टांकरी लिपि जानता है, तो वो लिपि बची रहे, वो जिंदा रहे, उसके लिए हम उनको एक इंसेंटिव देते हैं कि वे और लोगों को भी सिखाएं, टांकरी आगे पास ऑन हो, ये जो पुरानी लिपियां हैं ये ऐसी ख़त्म ना हो जाएं। तो हम उनको भी इंसेंटिव देते हैं जो गुरु हैं, और जो शिष्य ये सीखते हैं उनको भी इंसेंटिव देते हैं। उसके साथ ही साथ हम पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, उनका हमने जो भी पुरानी हमारे पास अपने संग्रह में है उनका डिजिटाइजेशन किया है। डिजिटाइजेशन की मैं और बात करूं तो हमारे आर्काइव्स का जो अलग एक सेक्शन है उसमें बहुत बहुमूल्य हमारे पास पुराना आर्काइवल मटेरियल है, उसका भी हमने डिजिटाइजेशन किया है। हमारी यहाँ अकादमी की लाइब्रेरी है शिमला में, चौड़ा मैदान में, लाइब्रेरी में जो किताबें हैं उनका डिजिटाइजेशन किया है। म्यूज़ियम में जो म्यूज़ियम की लाइब्रेरी है, विभाग की लाइब्रेरी है, उसका भी डिजिटाइजेशन किया है। और उसमें कोशिश ये है कि वो डिजिटाइज्ड जो भी मटेरियल है वो कोई भी एक्सेस कर सके आसानी से, सीधा अपना घर बैठे एक्सेस कर सके, तो उस पर काम चल रहा है अभी। अभी 1 नवंबर को पहाड़ी भाषा दिवस है, तो हिमाचल जैसे क्षेत्र में पहाड़ी भाषा को बचाने के लिए आपका विभाग किस तरह से काम कर रहा है? जी, पहाड़ी भाषा पहाड़ी दिवस जो है वो हर वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है, और वो इसका कारण ये है कि 1966 में 1 नवंबर 1966 को बहुत सारे पंजाब का क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र था, जहाँ पहाड़ी बोली जाती है, वो हिमाचल में शामिल हुआ। तो तभी से इस 1 नवंबर को हम पहाड़ी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहाड़ी दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि हमारे यहाँ जो हमारी इतनी विविध बोलियाँ हैं, हर प्रदेश में अगर हम देखें हर ज़िले की अपनी बोली है, और आप देखें लगभग हर 15-20 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। और प्रदेश के अंदर ही इस तरह की बोलियां हैं कि आप अगर अपर शिमला के लोग हैं या किन्नौर के लोग हैं, उनकी बोली कोई हमारे जो निचले क्षेत्र हैं, कोई बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, उनके लोग नहीं समझ सकते उन बोलियों को। तो इतनी किन्नौर की अलग बोली है, लाहौल स्पीति की अपनी बोली है। तो हम विभाग की ओर से या अकादमी की ओर से भी हमारा लगातार प्रयास है कि हम पहाड़ी भाषा का संरक्षण कर सकें। एक हमने पहाड़ी शब्दकोश भी बनाया है, जिसमें पहाड़ी के जो शब्द हैं उन शब्दों को हिंदी में उनका ट्रांसलेशन हुआ है। पहाड़ी दिवस जो हम हर साल मनाते हैं उसमें हम पहाड़ी का कैसे प्रचार प्रसार बढ़े, कैसे उसका संरक्षण हो, उस पर चर्चाएं करते हैं। उसमें और भी कार्यक्रम इस बार भी हम कार्यक्रम करने वाले हैं, हिमाचल की संस्कृति से जुड़े हुए और पहाड़ से जुड़े हुए कई तरह की, चाहे वो लोक नृत्य हैं, चाहे लोकगीत हैं, पहाड़ी लोकगीत। इसके अलावा हम पहाड़ी में अगर कोई लिखता है, पहाड़ी की अपनी कोई लिपि नहीं है, देवनागरी ही में लिखा जाता है, तो पहाड़ी में अगर कोई किताबें लिखता है तो उसके लिए भी हमारे पास एक योजना है हमारी अकादमी की, एक पुस्तक थोक खरीद की योजना है, जहां हम इस तरह की कोई भी किताबें, किसी पहाड़ी भाषा में अगर किताब लिखी है और या हिमाचल पे कोई किताब लिखी है, हिमाचली राइटर ने कोई भी किताब लिखी है, तो उसकी हम खरीद करते हैं उसमें, उस योजना के अंतर्गत। और फिर उन पुस्तकों को हम जो अपने विद्यालय हैं उनमें या जो राज्य पुस्तकालय हैं उनमें भेजते हैं, ताकि उन किताबों को सब लोग पढ़ सकें, सब उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। मैं चाहूँगी कि अभी आने वाले कुल्लू दशहरे पे भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आपके विभाग किस तरह से इंतज़ाम कर रहा है, क्योंकि कुल्लू दशहरा खुद में ही बहुत खास हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। कुल्लू दशहरा अभी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच होने वाला है, और कुल्लू दशहरा इतना बड़ा एक समागम होता है, इतने देवी देवता वहाँ आते हैं और भीड़ भी इतनी जुटती है। इस बार भी कुल्लू दशहरा में कई प्रकार के आयोजन प्रस्तावित हैं। इस बार विदेशों से भी बहुत सारे सांस्कृतिक दल कुल्लू दशहरा में आ रहे हैं। उसके अलावा हमने और प्रदेशों से भी अनुरोध किया है वहाँ के सांस्कृतिक दल यहाँ आएँ। अभी कुछ प्रदेशों ने कंफर्म किया है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और भी कुछ प्रदेश, वहाँ से भी सांस्कृतिक दल आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ के सांस्कृतिक दल हम प्रदेश के
अलग अलग ज़िलों के सांस्कृतिक दल वहाँ भेज रहे हैं, ताकि वहाँ जो रोज़ जो सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं कुल्लू दशहरा के दौरान डेली शाम को आयोजन होते हैं, तो सांस्कृतिक संध्याओं में हमारी संस्कृति को लोग देख सकें, उसका आनंद ले सकें। तो वो कार्यक्रम है। बाकी जो परंपरा के अनुसार जो भी कुल्लू दशहरा में आयोजन होते हैं वो तो होने ही है। जी जी जी। तो डॉक्टर ललित, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी ये खासी जानकारी साबित करने के लिए। जाते जाते मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि हिमाचल के म्यूज़ियम में काफ़ी जो मूर्तियाँ हैं वो 17वीं और 18वीं शताब्दी की है, जिनके संरक्षण के लिए भी आपके विभाग से काफ़ी जो है कार्यक्रम किया जा रहे हैं, उसके बारे में भी आप जाते जाते हमारे दर्शकों को बता दें। हाँ, देखिए हिमाचल में जो मंदिर है, एक हमारे यहाँ कुछ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जी, जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने उनको संरक्षण करना उनकी जिम्मेदारी। ये 40 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें से अधिकतर मंदिर हैं। तो एक तो ये हो रहा है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, जो शेड्यूल टेम्पल्स हैं वहाँ ट्रस्ट हैं जो इन मंदिरों का रखरखाव करते हैं। इसके अलावा विभाग की हमारी 2 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं मंदिरों के को लेकर। एक योजना के अंतर्गत जो भी हमारे यहाँ जो भी मंदिर ऐसे हैं जो आस्था का केंद्र हैं, जो सांस्कृतिक दृष्टि से बड़े समृद्ध हैं और पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में अगर कोई किसी भी तरह का रेनोवेशन का काम होना है, उनका जीर्णोद्धार का काम होना है, उसके लिए विभाग अनुदान के रूप में राशि उस जो मंदिर की जो भी कमेटी है उसको उपलब्ध करवाता है, ताकि उन मंदिरों का संरक्षण हो सके। उसके अलावा कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें कोई उनमें उनकी जो ज़मीन थी पुरानी, पहले कोई भूमि थी, उसको एक्वायर कर लिया गया है या मुजारों को चली गई। उन मंदिरों के पास अगर साधन नहीं है तो हम उन मंदिरों को रोज़मर्रा के धूप बत्ती के लिए भी पैसा देते हैं, अनुदान रूप 25,000 रुपये सालाना। उसके अलावा ऐसे मंदिर अपनी आय बढ़ाने के लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं, मान लो कोई सराय का निर्माण करना चाहते हैं या इस तरह और भी कोई अन्य किसी प्रकार की गतिविधि करना चाहते हैं, तो उनको भी हम विभाग की ओर से अनुदान स्वरूप राशि देते हैं, ताकि हमारे यहाँ जो भी मंदिर हैं उनका रखरखाव अच्छे से हो सके, उनका लोग वहाँ अच्छे से आ जा सकें और उनका दर्शन कर सकें। जी। तो जैसे कि हिमाचल के मंदिरों में आपने कहा कि काफ़ी जो है लोकल डिटीज़ भी हैं जी, तो उनका कोलैबोरेशन या उनके ट्रस्ट से भी रिलेटेड कुछ आप बना रहे हैं? नहीं, देखिए कुछ तो ऐसे मंदिर हैं जो छोटे गाँव के मंदिर हैं, वहाँ तो गाँव के लोगों ने एक मंदिर कमेटीज़ बनाई हुई हैं जो कमिटीज़ देख रही हैं उन मंदिरों को, है ना। आप जैसे देखते हैं हमारे अपर शिमला में बहुत सारे मंदिर हैं, कुल्लू में बहुत मंदिर हैं, या दूसरे ज़िलों में भी मंदिर हैं जहाँ स्थानीय लोग उनका रखरखाव करते हैं कमिटीज़ के माध्यम से। ठीक है, वो तो उसमें हमारा सिर्फ विभाग की ओर से यही रहता है कि अगर उनको मंदिर के लिए कोई किसी राशि की कोई उसके मुरम्मत के लिए, कुछ रखरखाव के लिए कोई पैसा चाहिए तो वो हम प्रदान करते हैं। उसके अलावा जो बड़े मंदिर हैं वहाँ मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से काम हो रहा है। जी, डॉक्टर ललित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी, तो आज के इस खास कार्यक्रम आज की बात में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर ललित का, जिन्होंने जो कि निदेशक के भाषा एवं संस्कृति विभाग के फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।